हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? भाई सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे सेशन में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है मराठा एम्पायर। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे मराठा साम्राज्य पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मराठा एम्पायर है। तो आप लोग अपने नोटबुक में सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा मराठा साम्राज्य, ठीक है। और मराठा साम्राज्य में आज का जो हमारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं वो है वीर शिवाजी, ठीक है ना। मराठा ओके, मराठा साम्राज्य, ठीक है। मराठा साम्राज्य में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ये मराठा लोग आए कहां से। देखिए, यहां पर दो बातें आपको समझना होगा। एक तो समझना होगा आपको मवाल या मवाली, ठीक है। और एक समझना होगा आप सभी को मेवाड़, ठीक है। आपको समझना होगा क्या? मेवाड़, ठीक। ये दो बातें आपको समझनी है और इन दो बातों को आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले मेवाड़ से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि मेवाड़ में एक समय में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रावल रतन सिंह, ठीक है। रावल रतन सिंह के जमाने में लगभग 1303 ईस्वी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, आप सबको पता होगा। और मेवाड़ से ही निकलकर एक व्यक्ति है जिनका नाम है सज्जन सिंह या सुजान सिंह। ध्यान रखना, सज्जन सिंह या जिनको आप कहते हैं सुजान सिंह। सुजान सिंह ये महाराष्ट्र चले आए, महाराष्ट्र चले आए, ठीक है। इन्हीं की छठी पीढ़ी में शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी का जन्म हुआ, ध्यान रखना, ओके। अब बात यह आती है कि इसमें मवाल शब्द कहां से आया और मवाली शब्द कहां से आया। देखिए बच्चों, अक्सर आप सब लोग जानते होंगे कि लोगों को बदनाम करने या चीजों को बदनाम करने के प्रयास बहुत पहले किए जाते थे। जैसे आपने अक्सर एक चीज देखा होगा कि एक कम्युनिटी है जिसको चिढ़ाया जाता है ये कह के 12 बज गए। दरअसल ये चिढ़ाने की जो परंपरा है ये क्यों स्टार्ट हुई? दरअसल उन दिनों रात के समय में तमाम अफगानी, तमाम ईरानी, तुरानी लोग भारत पे अटैक करते थे रात के समय, और भारतीयों को बचाने की जिम्मेदारी सरदारों ने ले रखी थी। और कई लोग जो है रात भर जागते थे, दिन भर जागते थे। तो रात 12 बजे के आसपास इनका पहरा चेंज होता था, पहरा बदलता था। तो इसलिए ये 12 बजे का कॉन्सेप्ट था और बाद में लोगों ने इसको मखौल मस्ती बना दिया। ठीक ऐसे ही मवाल जो है एक पर्वत है, एक पहाड़ है, पर्वत है जो कि आपके कहां है? महाराष्ट्र में। इस पर्वत पर जाति जो पाई जाती है उस जाति को मवाल जाति कहा जाता है। और इस मवाल जाति के साथ शिवाजी के संबंध थे। शिवाजी इनके साथ युद्ध सीखे, छापा मार किया, और इसलिए इनको बदनाम करने की साजिश शुरू हो गई। मवाली आ गए, गुंडे मवाली आ गए, ये तमाम सारी चीजें। अब यहीं से मैं मराठा साम्राज्य में, अब थोड़ा बहुत तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब यहां से हम मराठा साम्राज्य में शुरू करेंगे। देखिए, शिवाजी के जन्म को लेकर के बात करेंगे। दरअसल शिवाजी के जन्म को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है। कई जगह किताबों में आप देखेंगे कि इसके संस्थापक जो रहे हैं या इसके जो राजा रहे हैं, मेन जो रहे हैं, वो शिवाजी की हम बात करने चल रहे हैं। शिवाजी
और शिवाजी के जन्म को लेके कंफ्यूजन ये है कि कई जगह ऐसा है कि इनका जन्म बताया है कि इनका जन्म 1630 में हुआ था, बट जो एक्चुअल में किताबों में इसका उल्लेख मिलता है वो उल्लेख मिलता है इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 को। ठीक है, 20 अप्रैल 1627 को हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग। ठीक है, शिवनेरी दुर्ग यानी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखेंगे इस बात का। इनके पिता का नाम अगर आप देखेंगे तो इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले, और इनकी माता का जो नाम था उनका नाम था जीजाबाई। ठीक है, अब बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जीजाबाई जो है इनकी कौन है? माता है। अब यहीं पर एक स्टोरी छोटी सी आती है कि शाहजी भोसले जो है ये 1627 में 28 में क्या हुआ, ये मुगल दरबार पहुंच गया। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं आप सब लोग। 1627 में शाहजी मुगल दरबार पहुंचे। अब ये जब मुगल दरबार पहुंचे सेवा करने के लिए, वहां पे नौकरी करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया? मुगल दरबार पहुंचे, शाहजी ने अपने मित्र दादा कोंडदेव, ध्यान रखना, दादा कोंडदेव, अपने मित्र दादा कोंडदेव को शिवाजी को सौंपा। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दादा कोंडदेव जो हुए ये क्या हुए? शिवाजी के संरक्षक हो गए। ये क्या हो गए? शिवाजी के संरक्षक। अब उन दिनों क्या हुआ? संरक्षक हुए। अब उन दिनों क्या हुआ कि बीजापुर और अहमदनगर, इन दोनों के बीच में हमेशा टेंशन लगी रहती थी। ठीक है साथियों, बीजापुर और अहमदनगर के बीच में टेंशन हर बार लगी रहती थी, और इनके पिता जो शाहजी थे वो पहले बीजापुर की खिदमत में थे, और बीजापुर जब समाप्त होने लगा तो ये चले गए मुगल दरबार में। इधर शिवाजी दादा कोंडदेव के साथ अपनी माता जीजाबाई के साथ पुणे में रहने लगे। वहां पर धीरे धीरे मवाल लोगों के बीच में और एक जनजाति है भील जनजाति के बीच में इन्होंने तमाम प्रकार की युद्ध कलाएं सीखी। उसी बीच बीजापुर के एक शासक रहे हैं या सूबेदार रहे हैं जिनका नाम था मलिक अंबर, उनसे भी इन्होंने युद्ध तकनीकी सीखी, राजस्व व्यवस्थाएं सीखी। और आगे आप देखेंगे कि शिवाजी के जीवन में मलिक अंबर का बहुत प्रभाव भी पड़ा। यहां से शिवाजी धीरे धीरे अपने आप को बूस्ट करते हैं और तमाम जातियों को इकट्ठा करके एक अपनी छोटी सी सेना तैयार करते हैं। और इनकी सेना फ्रंट पे जाके नहीं लड़ती है, पहले छापा मार लड़ाई ज्यादा ये करते हैं। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब इसी बीच शिवाजी के जो गुरु हैं, अगर आप देखेंगे यहां पे शिवाजी के गुरु जो है वो कौन है? स्वामी समर्थदास, ध्यान रखना। और शिवाजी की अगर मैं इनकी पत्नी की बात करूं तो इनकी पत्नी में दो पत्नियों का नाम आप याद रखें, दो ही आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। एक आपका आता है सईबाई निम्बालकर, एक तो ये आते हैं सईबाई निम्बालकर और दूसरे आते हैं पुतलीबाई। ये दो नाम आप याद रखेंगे। सईबाई निम्बालकर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और पुतलीबाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने क्या किया था? सती हुई थी। ये शिवाजी की मृत्यु पर सती हुई थी। शिवाजी की मृत्यु पर सती हुई थी। कौन? पुतलीबाई। इस बात का ध्यान रखेंगे।
तो यहां तक आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट आपका इतना तो क्लियर हो ही गया होगा थोड़ा बहुत आप सबको। अब बात करते हैं कि जो विजय की शुरुआत होती है शिवाजी की वो कैसे होती है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी तानाजी, और उसमें एक किले को जीतने की बात चल रही थी और उसका नाम था कोंढाना। दरअसल उस कोंढाना को सिंहगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता था। यह पहला ऐसा किला था जो शिवाजी ने जीता था लगभग 1646 में, ठीक है ना। तो 1643 में, माफ कीजिएगा 1643 में सिंहगढ़ या जिसको कहते हैं कोंढाना 1646 में आप देखेंगे 1646 में देखिए सिंहगढ़ कोंढाना पर विजय प्राप्त किया, और 1646 में क्या किया, तोरण किले पर अधिकार किया। ये आप देख सकते हैं कि 2 किले इन्होंने बैक टू बैक इन्होंने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद आप देखेंगे 1656 में शिवाजी ने चाकन, पुरंदर किलों पर अधिकार किया। यह पॉइंट यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक आप देख सकते हैं कि शिवाजी ने अपनी ताकत लगभग बहुत ज्यादा इनहेंस कर ली थी, बहुत ज्यादा ताकत इन्होंने यहां पे क्या किया था, अपना बढ़ा लिया था। अब यहां पर क्या हुआ कि आप जानते हैं कि दक्षिण में 2 मामले बहुत चल रहे थे, अहमदनगर और बीजापुर। और उन दिनों मुगल जो शासक थे वो ये चाहते थे कि हम बीजापुर को डोमिनेट कर दें पूरी तरीके से, और उस समय बीजापुर लगातार लड़ाई में बना हुआ था। तो हुआ क्या कि शिवाजी जो है पहली बार युद्ध में जाते हैं, और किसकी तरफ से, बीजापुर की तरफ से। देखिए ध्यान से, यहां पे क्या हुआ, 1657 में, ध्यान रखना 1657 में शिवाजी ने पहली बार मुगलों का सामना किया। अब कैसे मुगलों का सामना किया, बीजापुर की तरफ से। अब ध्यान रखना यहां पे, अब यही मामला फंसते लगा। क्या फंसते लगा, 1657 में शिवाजी ने किसको सपोर्ट किया, बीजापुर को सपोर्ट किया कि भाई तू परेशान मत हो, मुगलों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो तुमको हरा सके, क्योंकि मुगलों के उत्तराधिकार के युद्ध शुरू हो गए थे। क्योंकि उसी समय क्या हुआ था, शाहजहां की जो है मौत की झूठी खबर फैल गई थी, और उस बीच शाहजहां के 4 बेटे दारा, मुराद और शाह सुजा, औरंगजेब, इनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हो गए थे। तो उनके आपसी मामले इतने ज्यादा थे कि वो बीजापुर को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इसलिए शिवाजी ने क्या किया, बीजापुर की तरफ से मुगलों का सामना किया। अब इस बीच क्या हुआ कि बीजापुर को डोमिनेट मुगल्स नहीं कर पाए। ऐसे में क्या हुआ कि बीजापुर की गली नुक्कड़ से लेकर हर जगह एक चर्चा चलने लगी कि अगर शिवाजी नहीं होते तो बीजापुर हम हाथ से चले जाते, मतलब हाथ से निकल जाता, गवा देते। ऐसे में बीजापुर के सुल्तान को यह लगने लगा कि 20 साल का एक लड़का शिवाजी, वो डे बाय डे क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब ऐसे में क्या हुआ कि ये बीजापुर के दिमाग में शिवाजी खटकने लगे। भले ही शिवाजी ने किसका साथ दिया था, बीजापुर का साथ दिया था, लेकिन बीजापुर को अपने अस्तित्व का खतरा नजर आने लगा। और क्या हुआ, बीजापुर ने 1659 में शिवाजी को मारने के लिए
शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को भेजा, अफजल खान को भेजा। अब यहां पे आप सीन समझ गए होंगे कि बीजापुर ने 1659 में शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को भेजा। अब यहीं पर एक पंडित जी हैं, ध्यान रखना, उनका नाम है कृष्ण जी भास्कर। ध्यान रखना यहां पे क्या हुआ, कृष्ण जी भास्कर उन दिनों बीजापुर में ही रहा करते थे। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर पॉइंट ध्यान से समझना, कृष्ण जी भास्कर इनका नाम आएगा। ध्यान रखना, बीजापुर ने 1659 में शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को भेजा। अब यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा जानकारी मैं आपको एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूं, वो अब ध्यान से सुनना। यहां पे सुनिए, अफजल खान ने, यहां पे आपको बता रहा हूं, अफजल खान ने प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना, प्रतापगढ़ का एक जंगल भी है, ध्यान रखना, प्रतापगढ़ जंगल, ठीक है। अफजल खान ने प्रतापगढ़ में बिना शस्त्र के या बिना हथियार के शिवाजी से मिलने अफजल खान ने प्रतापगढ़ में बिना हथियार के शिवाजी से मिलने का आग्रह किया। अब यहां आप समझ गए होंगे, अफजल खान को भेजा था किसने, बीजापुर के सुल्तान ने, और कहा था कि अफजल खान जाओ शिवाजी को मार के आओ। अफजल खान ने कहा कि इस तरीके से अगर हम फ्रंट से जाएंगे तो हम शिवाजी को तो नहीं मार पाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में इन्होंने कहा कि शिवाजी को अगर हमें मारना है तो शिवाजी को धोखा देना पड़ेगा। अब शिवाजी को धोखा दे कैसे, तो इन्होंने क्या किया, प्लान बनाया और एक मैसेज पहुंचाया शिवाजी के पास कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे कौन, अफजल खान ने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं प्रतापगढ़ में, लेकिन हम बिना हथियार के आएंगे, आप भी बिना हथियार के आना, ठीक है, मिलेंगे। लेकिन अफजल खान चुपके से खंजर छिपा के लेके गया था, एक तो ये बात थी, और दूसरी बात अफजल खान शिवाजी को दबा के या गला कस के मार डालने का प्लान सोच रहा था। अब इसी चीज के बारे में कृष्ण जी भास्कर की बात आ जाती है। कृष्ण जी भास्कर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफजल खान के मंसूबे जाहिर कर दिए। मंसूबे जाहिर का मतलब क्या हुआ कि इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी उसको ओपन कर दिया। इन्होंने अफजल के मंसूबे जाहिर कर दिए, शिवाजी को आगाह कर दिया कि भाई साहब बच के आना, एक आदमी आपसे मिलने के लिए आ रहा है और वो आपको ऐसे ऐसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो यहां पर क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, बाघ नख, ध्यान रखना, बाघ नख। शिवाजी क्या पहन के गए थे, शिवाजी ने बाघ नख मतलब ये बाघ नाखून है ना, लोहे का था, बाघ नख पहनकर गए और अफजल खान की हत्या की, और अफजल खान की हत्या की, अफजल खान की क्या की, हत्या की। इस बात का ध्यान रखना। अब अफजल खान यहां पे मारा गया, बीजापुर से इनकी हो गई दुश्मनी,
और लगभग ये 1659 का समय था और इस समय औरंगजेब पूरी तरीके से दिल्ली में अपनी गद्दी पर बैठ चुका था, यानी वो मुगल बादशाह बन चुका था, सभी भाइयों को मार चुका था। अब उसका केवल एक टारगेट था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक केवल और केवल मुगल साम्राज्य। लेकिन औरंगजेब का रास्ता रोकने के लिए दक्षिण भारत में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिवाजी, और शिवाजी को डोमिनेट करने के लिए हर संभव प्रयास औरंगजेब कर रहा था। अब औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान जो उसके मामा थे उनको बोला कि मामा आप मेरा एक हेल्प करिए और शिवाजी को मारिए। तो हुआ क्या, 1663 में साथियों ध्यान रखना, 1663 में शाइस्ता खान शिवाजी को मारने पुणे पहुंचा। यहां आप देख रहे हैं शिवाजी को मारने क्या हुआ, ये पुणे पहुंचा। ध्यान रखना, शाइस्ता खान शिवाजी को मारने पुणे पहुंचा। एक दिन रात के समय शिवाजी ने शाइस्ता खान के कैंप पर धावा बोल दिया। जिसमें शाइस्ता खान की एक उंगली कट गई और वह पुणे से भाग गया। देख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि औरंगजेब द्वारा भेजा गया शाइस्ता खान, इसका भी ये क्या हुआ, ये प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया। अब शिवाजी को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि आखिर औरंगजेब के पास ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये अपनी ताकत को डे बाय डे इनहेंस कर रहा है। साथियों एक बात का ध्यान रखना, दो चीज ऐसी होती हैं जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती हैं, और वो दो चीज में क्या है, नंबर एक है आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, और दूसरा है पैसा। जब आपके पास बुद्धि विवेक होगा और आपके पास पैसा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी सेना खरीद सकते हैं, बड़ी से बड़ी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बड़े से बड़े राजाओं को आप हरा सकते हैं। ये तमाम सारी चीजें औरंगजेब के पास थी। अब औरंगजेब की उन दिनों सबसे ज्यादा जो इनकम हो रही थी वो गुजरात से हो रही थी, और गुजरात में सूरत से हो रही थी। तो शिवाजी ने सोचा कि क्यों ना हम सूरत पर अटैक करके वहां सारे धन संपत्ति को लूट लें। ऐसे में क्या होगा कि औरंगजेब की इकोनॉमी टूट जाएगी, और जब किसी राजा की इकोनॉमी डैमेज होती है तो लगभग हर चीज डैमेज होने लगती है। तो इसलिए आप देखेंगे यहीं पर एक घटना क्या होती है, शिवाजी ने सूरत पर 2 बार आक्रमण किया। एक क्या है 1664 में और दूसरा क्या है 1670 में, और लूटपाट की। इस बात का ध्यान रखेंगे। और क्या किया इन्होंने, लूटपाट किया, ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या है, शिवाजी ने सूरत पर 2 बार आक्रमण किया और 1664 और 1670 में यहां पर आक्रमण किया, और यहां पर क्या किया, लूटपाट किया। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे कि शिवाजी को लेकर के औरंगजेब कुछ ज्यादा ही टेंशन में रहने लगा। तो उसने अपने एक कमांडर को बुलाया और कमांडर से कहा कि भाई एक काम करो,
किसी भी तरीके से शिवाजी को प्रेजेंट करो हमारे दरबार में। तो इनके कमांडर हुआ करते हैं जिनको हम आप सभी लोग जानते हैं, जयसिंह, सवाई जयसिंह। औरंगजेब के कमांडर थे सवाई जयसिंह। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हम ये काम करेंगे। तो फिर हुआ क्या, आप देखेंगे कि 1665 में शिवाजी और सवाई जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की क्या हुई साथियों? संधि हुई। ठीक है। इस संधि में क्या क्या चीजें हुई? नंबर 1, शिवाजी ने 35 किलो में 23 किले मतलब फोर्ट। ठीक है। 35 किलो में 23 किले मुगलों को दिए। ठीक। दूसरा पॉइंट, शिवाजी आगरा औरंगजेब के दरबार पहुंचे। औरंगजेब के दरबार पहुंचे। अब जो ये पहुंचे तो किसके साथ पहुंचे? अपने बेटे संभाजी के साथ पहुंचे। ध्यान रखना, किसके साथ पहुंचे हैं? अपने बेटे संभाजी के साथ पहुंचे। एक बात का सब लोग ध्यान रखना, शिवाजी ने 35 किले में 23 किले मुगलों को दिए, 12 अपने पास रखे और आगरा औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। अब यहां पर क्या हुआ? औरंगजेब ने शिवाजी के साथ गद्दारी की। क्या गद्दारी की? गद्दारी ये कि जब शिवाजी पहुंचते हैं आगरा, दीवाने आम लगा हुआ था। दीवाने आम में शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को पहली बात तो बैठाया नहीं गया। दूसरी बात यह है कि राजा की तरीके से सम्मान नहीं हुआ। और तीसरी बात यह है कि शिवाजी को उन लोगों के बीच खड़ा किया गया जो 5 हजारी मनसबदार थे। इससे क्या हुआ कि शिवाजी नाराज हो गए और शिवाजी ने उसी भरे कोर्ट में औरंगजेब को बोलना शुरू कर दिया। औरंगजेब यही चाहता था कि शिवाजी कुछ बोले और शिवाजी को फिर मैं कैद में डाल दूं, और उसने क्या किया? शिवाजी को बंदी बना लिया। तो आप ध्यान रखें, यहां पर क्या हुआ? औरंगजेब ने शिवाजी और इनके पुत्र संभाजी को कैद कर लिया। कैद किया और कैद करने के बाद कहां रखा? जयपुर भवन में रखा। ये बच्चों जयपुर भवन जो है ना, ये जयपुर में नहीं है, ये आगरा में है। ध्यान रखना, जयपुर भवन जयपुर में नहीं है, ये कहां है? आगरा में है। औरंगजेब ने शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को क्या किया? कैद किया और जयपुर भवन में रखा। लेकिन शिवाजी तो शिवाजी निकले। शिवाजी 6 माह के भीतर यहां से भाग निकले। अब जब यहां से भाग निकले शिवाजी, अब औरंगजेब फंस गया, क्योंकि औरंगजेब ने जान लिया कि अब ये आदमी जो है ना घायल हो चुका है और घायल शेर को ललकारा नहीं जाता है। तो शिवाजी 6 माह के भीतर ये भाग निकले। अब औरंगजेब क्या हुआ? नरम पड़ गया कि भाई अब शिवाजी को संभालना मुश्किल है, क्योंकि शिवाजी ने यहां से निकलने के बाद लगभग 100 से ज्यादा किलों पर कब्जा कर लिया। पूरा तमिलनाडु, कर्नाटका इनके पूरे ग्रिप में आ गया शिवाजी के। और एक बात का ध्यान रखना,
1674 में यहां पे घटना सामने आ रही है। 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया। अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया। कहां करवाया? रायगढ़ में कराया। रायगढ़ क्या थी इनकी? कैपिटल। आप सबको पता है गंगा भट्ट से अपना क्या कराया इन्होंने? अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है, ओके। और क्या है? छत्रपति की उपाधि ली। और इसी बीच आप एक बात का ध्यान रखेंगे, और औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी बच्चों? औरंगजेब को राजा की उपाधि इन्होंने दी थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। राजा की उपाधि मिल जाती है 1674 में। अब यहां पर शिवाजी के बारे में बात आती है कि उन दिनों जो बात आएगी शिवाजी से लेकर के, तो एक जनजाति है जिसका नाम है सीधी जनजाति। यहां पर ये थोड़ा सा लंबा पॉइंट चलेगा, इसको एक अलग पेज में लिखना आप लोग। सिद्धी जनजाति, ये कहां की जनजाति है? इथोपिया की है, या उस जमाने में इसका नाम था अबिशीनिया। कहां पड़ता है ये? अफ्रीका। ठीक है, और इनका क्षेत्र क्या था? इनका क्षेत्र था जंजीरा। इतना पॉइंट आपको लिखना है। अब यहां पे आगे क्या लिखना है? शिवाजी ने जंजीरा के सीदियों को हराने के लिए जंजीरा के सिद्धियों को हराने के लिए नौसेना, ध्यान रखना, नौसेना, नेवल आर्मी, नौसेना का गठन किया। ठीक है, नौसेना का गठन किया। इसलिए इन्हें नौसेना का पिता भी कहा जाता है। नौसेना का पिता, फादर ऑफ नेवल आर्मी किसको कहते हैं? शिवाजी को कहते हैं। तो शिवाजी ने सिद्धियों को हराने के लिए नौसेना गठन किया, लेकिन सिद्धियों पर पूरी तरह काबू नहीं पाए, पूर्ण रूप से पराजित नहीं हुए, पूर्ण रूप से पराजित नहीं कर पाए। ये पॉइंट है, ये अलग पेज में आप लोग लिख लेना इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इन सिद्धी जनजाति को एक व्यक्ति ने हराया था, और वो व्यक्ति कौन है? पेशवा बाजीराव प्रथम। ध्यान रखना, पेशवा बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने जो है इनको हराया था। ठीक, सिद्धियों को। अब यहां से हम बात कर लेते हैं प्रशासन में, शिवाजी के प्रशासन। तो एक बात ध्यान रखना, पहले तो हम बात कर लें यहां पे शिवाजी की मृत्यु। शिवाजी की मृत्यु जो हुई है वो हुई है 1680 में। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं शिवाजी के प्रशासन की बात कर लेता हूं। प्रशासन की
प्रशासन की मैं बात करूंगा, प्रशासन में सबसे पहले नाम आता है अष्टप्रधान का। अष्टप्रधान यानी 8 मंत्री, ठीक है, 8 मंत्री। इनमें सबसे पहला जो व्यक्ति है, इसमें पहला सबसे जो व्यक्ति है वो है पेशवा। कौन है? पेशवा। ठीक है, अब ये पेशवा जो है ये क्या है आप सब लोग जानते हैं। ध्यान रखना, ये पेशवा जो व्यक्ति है ये प्रधानमंत्री, अभी मैं इसको समझा देता हूं। दूसरा जो आपका आएगा पेशवा के बाद जो आएगा वो आएगा अमात्य। कौन आएगा? अमात्य। ये जो वित्त विभाग या राज्य मंत्री हुआ करते थे ये देखते थे, ठीक है, अमात्य। इसके बाद वाक्यानबीस, वाक्यानबीस इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, वाक्यानबीस इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको है ना। इसके बाद चौथे आ जाएंगे सचिव, सचिव। इसके बाद दबीर या सुमंत, ठीक है, पांचवा हो जाएगा दबीर या सुमंत, ठीक है। इसके बाद छठे नंबर पे आपका आ जाएगा पंडित राव, सातवें नंबर पे आपका आ जाएगा न्यायाधीश, और एक है सरे नौबत, जिसको आप सब लोग क्या कह सकते हैं? सेना का कमांडर, ठीक है ना, सरे नौबत, सरे नौबत। साथियों एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां पे जो पेशवा है ये क्या है? प्रधान है, प्रधानमंत्री है या प्रमुख व्यक्ति है? प्रमुख व्यक्ति है, ठीक है। अमात्य की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है? वित्त मंत्री है। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है गृह मंत्री। वाक्यानबीस, ठीक है। सचिव अगर आप देखेंगे तो ये अमूमन क्या करता है? पत्र व्यवहार का कार्य देखता है ना, पत्र व्यवहार, ठीक है ना, पोस्टल। दबीर या सुमंत जो है ये क्या है? विदेश मंत्री है, एक्सटर्नल अफेयर है। पंडित राव न्यायाधीश तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। पंडित राव लिख लेते हैं पुरोहित या पंडित जी पूजा पाठ कराना। न्यायाधीश का मतलब न्याय, ठीक है। इसका संबंध सरे नौबत का मतलब क्या है? सेनापति। इस तरीके की ये व्यवस्थाएं थी। अब यहां पर एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, शिवाजी की युद्ध शैली। शिवाजी की युद्ध शैली, मलिक अंबर, ये कहां का था? बीजापुर का, ठीक है। मलिक अंबर के छापामार या गोरिल्ला युद्ध पर आधारित थी, युद्ध पर आधारित थी। साथियों इसका एक मतलब ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि गोरिल्ला युद्ध की खोज मलिक अंबर ने किया था ना। गोरिल्ला युद्ध की खोज करने वाले हैं राणा उदय सिंह। गोरिल्ला युद्ध का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हैं महाराणा प्रताप, ध्यान रखना, ठीक है। तो शिवाजी की युद्ध शैली मलिक अंबर के छापामार गोरिल्ला युद्ध पर आधारित थी। तो एक पॉइंट यहां पर आपका ये हो जाता है, ठीक है। अब इसकी सेना में अगर मैं बात करूं, इसकी सेना में अगर मैं बात करूं तो एक सेना है इसकी बरगीर, ठीक है। सेना यहां आगे बढ़ा देता हूं मैं, सेना की मैं बात करूं इसकी, तो इसकी सेना में एक सेना है इसकी बरगीर, ठीक है। ध्यान रखना, एक सेना इसकी क्या है? बरगीर, और एक सेना इसकी है सिलेदार। सिलेदार ये क्या होते थे? बरगीर क्या होते थे? इन्हें राजा की ओर से घोड़े
हथियार मिलते थे। मतलब आप कह सकते हैं कि ये सरकारी होते थे। और सिलेदार जो होते थे स्वतंत्र सैनिक थे। क्या थे ये? स्वतंत्र सैनिक। स्वतंत्र सैनिक अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। या आप इनको ये समझ लें कि ये लोग भाड़े पे मंगाए जाते थे। ठीक है ना? हाँ, भाड़े पे मंगाए जाते थे। ठीक है ना? हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसमें एक सेना आती है पागा सेना। पागा सेना क्या है? एक परमानेंट घोड़ों के जो सेना होती है उसको बोलते हैं नियमित अश्व सेना है ये। नियमित क्या है ये? अश्व सेना है, यानी घोड़ों की सेना है। नियमित अश्व सेना है पागा सेना, जिसको आप सभी लोग कहते हैं पागा सेना। ठीक है ना? ओके। तो बरगीर भी आपके क्या है? घुड़सवार होते हैं। सिलेदार भी क्या होते हैं? घुड़सवार होते हैं। पागा सेना क्या होती है? नियमित अश्व सेना होती है। ओके, हाँ। और एक बात ध्यान रखना, यहां पे शिवाजी के सेना में मुस्लिम सिपाही भी थे। मुस्लिम सिपाही भी थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। मुस्लिम सिपाही भी इनकी सेना में थे। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं शिवाजी का राजस्व क्या है। शिवाजी का राजस्व यानी कि रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ शिवाजी, ये भी क्या है? मलिक अंबर के रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। ध्यान रखना, मलिक अंबर के रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। ये एक पॉइंट ये ध्यान रखना। शिवाजी अपने राज्य से सरदेशमुखी कर लेते थे। अब ये सरदेशमुखी जो कर होता था, ये कितना होता था? 1/10 ऑफ प्रोडक्शन। जीते क्षेत्र या सुरक्षा के लिए मतलब जैसे बहुत से राज्य होते थे कि भैया आप मेरी रक्षा करिए, मैं आपको टैक्स दूंगा, लेकिन मैं आपके अंडर नहीं आऊंगा। ऐसे जीते क्षेत्र या सुरक्षा के लिए राज्यों पर चौथा टैक्स, चौथा या चौथ कर लेते थे। मतलब किसी राज्य की सुरक्षा करने के लिए चौथा या चौथ कर यानी कि 25% टैक्स लेते थे, और 10% उन राज्यों से लेते थे जो उनके अपने राज्य होते थे। ठीक है ना? और यहां पे अंतिम पॉइंट मैं यहां पे बोलने चल रहा हूं। अंतिम पॉइंट यहां पे आपका क्या आ रहा है? गांव के आपराधिक मामलों की सुनवाई कौन करता था? पटेल। यह पटेल एक पद होता था, बाद में एक कास्ट बन जाती है। ठीक है, गांव के आपराधिक मामलों की सुनवाई कौन करता है? एक पटेल करता है। ध्यान रखें। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा संभाजी, साहू जी, ताराबाई, राजाराम, इन सब के बारे में बात करूंगा, और पेशवाओं के बारे में बात करूंगा। ठीक है साथियों, एक बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, शिवाजी, इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। ठीक है, शिवाजी किस
जानवर को, शिवाजी ने किस जानवर को पालतू बनाया था, पालतू बनाया था। व्हाट द पेट नेम ऑफ द शिवाजी, यानी कि शिवाजी के पालतू जानवर, पेट एनिमल जो है इनके, उसका नाम क्या है या उसको क्या बोलते हैं। तो शिवाजी ने किस जानवर को पालतू बनाया था, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन भी इसी में ही है, दोनों का आंसर एक ही होगा, ठीक है ना, दोनों का आंसर यही होगा। शिवाजी किले पर किस जानवर के सहारे चढ़ जाते थे। मतलब किले पर चढ़ना होता था तो उस जानवर की सहायता से शिवाजी किले पर चढ़ जाते थे। तो शिवाजी किले पर किस जानवर के सहारे चढ़ जाते थे, या शिवाजी ने किस जानवर को पालतू बनाया था, इसका आंसर आप लोग इसका आंसर एक ही होगा। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे साथियों। और आज के सेशन में हम लोग यही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट डे यानी मंडे का जो क्लास होना है हमारा, नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे मराठा एम्पायर पार्ट 2, ठीक है। मराठा एम्पायर पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, और उस पे संभाजी, राजाराम, ताराबाई, साहू जी और पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ओके, मिलते हैं मंडे शार्प 12 PM। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।